दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख पर आपका स्वागत है। और आज राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हम रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म वाला जो मसला है वो कांग्रेस का पिंड नहीं छोड़ रहा है और भाजपा ने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कांग्रेस पर हमला करना शुरू किया है। और आज भाजपा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुप क्यों हैं। यहाँ तक कहा गया कि इंडिया का गठन ही सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस विवाद से अपना पिंड छुड़ा पाएगी या उसके लिए एक महंगा सौदा साबित होने वाला है? देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि इस मामले में विपक्ष ने अपने आप को फंसा लिया है। मैं इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं हूं कि द्रविड़ राजनीति में क्या घटित हो रहा है, वहां के लोग क्या बयान दे रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने क्या बयान दिया है। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु की स्थानीय राजनीति को देखकर अपने वक्तव्य दे रहे हैं और उन्होंने उन वक्तव्यों को देने के बाद में फिर अन्ना द्रमुक को, यानी जो जिसकी नेता जयललिता थी, उस पार्टी को चुनौती दी है कि वो इस मसले पर अपना स्टैंड साफ करें, अपना रवैया साफ करें। सवाल यह है कि इस मसले के ऊपर जो उत्तर भारत के और बिहार के नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी है, दरअसल इंडिया गठबंधन उस प्रतिक्रिया के कारण फंस गया है। तो ये एक कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने, प्रियांक खड़गे ने, जो कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, जगदानंद सिंह ने बिहार से जो प्रतिक्रिया दी है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश से जो प्रतिक्रिया दी है, उसने INDIA गठजोड़ को इस मसले में फंसा दिया है। मैंने पहले भी नई परख के मंच पे कहा था कि भारतीय राजनीति में किसी को भी समतल मैदान नहीं मिलता है, उबड़ खाबड़ मैदान मिलता है और इसमें जगह जगह विस्फोटक सुरंगें बिछी होती हैं। अगर आप ध्यान से संभल के नहीं चलेंगे तो आपका पैर किसी सुरंग पर पड़ जाएगा और फिर आप बहुत बुरी तरीके से चक्कर में फंसे हुए नजर आएंगे और आपको काफी राजनीतिक नुकसान होगा। और ये थोड़ी कोशिश करके वो इस मुद्दे से पिंड छुड़ा सकते थे, बशर्ते इनके पास एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता। वो भी इनके पास नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारी एकता तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के इर्द गिर्द है, उसी के आधार पर है। इसके अलावा हर पार्टी को अपनी विचारधारा, अपने तरीके से बात करने की किसी भी मुद्दे पर छूट है। हम इन मुद्दों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कम से कम विपक्ष का मोर्चा तो इससे अपने आप को दूर कर ही सकता था। कांग्रेस भी कह सकती थी कि भाई हमारी इन पार्टियों से, इन लोगों से इसलिए बातचीत है। तो अगर प्रियांक खड़गे का बयान तो कुछ इस तरह का था जिससे कांग्रेस चाहती तो पिंड छुड़ा सकती थी। कांग्रेस कह सकती थी, उन्होंने यही तो कहा है प्रियांक खड़गे ने कि जिस धर्म में समानता का दावा नहीं होता है उस धर्म की उन्होंने आलोचना की है। तो ये इस तरह की कुशलता अपनाई जानी चाहिए थी, लेकिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने में INDIA ने काफी देर कर दी। अब INDIA के पास केवल एक ही चारा रह गया है कि भाजपा कुछ भी कहती रहे वो चुप रहे। ठीक उसी तरह शाहीन बाग के मसले पर भाजपा कुछ भी कहती थी, आम आदमी पार्टी वाले उस पर मुंह ही नहीं खोलते थे। विपक्ष और मीडिया उन्हें कितना भी उकसाता था, वो उसके ऊपर मुंह ही नहीं खोलते थे और इसका उन्हें लाभ हुआ। भाजपा चिल्लाती रह गई, अपनी छाती पीटती रह गई, लेकिन भाजपा को उसका कोई खास लाभ हुआ नहीं। वो दिल्ली का चुनाव फिर एक दोबारा बुरी तरह हार गई। तो अब INDIA और कांग्रेस के पास सबसे बड़ा तरीका यही है कि वो जितना वो इस मसले पे बोलेंगे कि हम सब धर्मों के समर्थक हैं, ये सब नहीं चलेगा। इन्होंने एक गलत जगह विस्फोटक सुरंग पे अपना पैर रख दिया है। उस सुरंग से बचने का एंटीडोट भी इनके पास नहीं है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम इनका एंटीडोट हो सकता था। अब एक ही तरीका है कि भाजपा कुछ भी कहती रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहे, वो लेकिन कुछ करना, कोई जवाब न दे, उसको चुप्पी साध जाए। देखिए, इस मसले को नरेंद्र मोदी ने खुद पहचाना और उन्होंने अपने मंत्रियों की कमेटी में खुद कहा कि इस मसले के ऊपर हमारे
हमारी प्रतिक्रिया कड़ी होनी चाहिए और विस्तृत और गहन हमारी जबरदस्त प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अब तो भाजपा इसको अंत तक खींचेगी। कितने भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, कितने भी बयान होंगे। अभी मीडिया पे जो कलाबाजियां खाई जाएंगी उसकी आप कल्पना कीजिए, क्योंकि मीडिया का तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही प्रकरणों की के इंतजार में रहता है जो विपक्ष को परेशानी में डाल सके। भाजपा से तो कोई सवाल पूछा नहीं जाता, और भाजपा के जो अंतर्विरोध है, उनकी परेशानियों, उस पर कार्यक्रम नहीं किया जाता है कभी। कार्यक्रम हमेशा विपक्ष की दिक्कतों के ऊपर किया जाता है। तो ये तो अभी होता रहेगा। आज जो उदित राज, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि भाई ये जो डीएमके पार्टी है, उसकी विचारधारा तो ये शुरू से रही है और इससे भारतीय जनता पार्टी का भी गढ़ टूट रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस तरह के मुद्दों पर ऐसे रिएक्ट करना एक तरह का पाखंड है, दिखावा है। क्या यह बात सही मानी जा सकती है? देखिए, वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। वो जो उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन समस्या दूसरी है। समस्या ये है कि वो उदयनिधि स्टालिन से कोई जवाब तलब नहीं कर रही है भाजपा। वो जानती है उदयनिधि स्टालिन का तो जो पूरा खेल है वो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में भाजपा का कोई दांव ही नहीं है। भाजपा के अध्यक्ष तमिलनाडु की यात्रा कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई भाजपा उत्तर भारत के साम्राज्यवादियों की पार्टी नहीं है। ये सब वो लोगों को बता रहे हैं। भाजपा तो दक्षिण भारत की भी पार्टी वगैरह वगैरह, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन भाजपा जानती है कि वहां से उन्हें कोई भी सीट प्राप्त नहीं होगी। न केवल सीट प्राप्त होगी, बल्कि उनके भाजपा के उम्मीदवार बहुत पीछे रहेंगे, उन्हें ना के बराबर ही वोट मिलेंगे। तो तमिलनाडु की राजनीति में दिलचस्पी के कारण नहीं है जहां से ये समस्या पैदा हुई है। भाजपा तो कांग्रेस से जवाब तलब कर रही है। भाजपा तो कांग्रेस और उत्तर भारत की पार्टियां हैं। बिहार में जहां भाजपा की खुद लोकसभा की राजनीति शासन में पड़ी हुई है, भाजपा का निशाना तो वहां पे है। तो इस परिस्थिति इस प्रकार की है। इसमें ये कहना कि आपका डीएम कभी वो रहा है, समझौता रहा है, भाजपा का तो महबूबा मुफ्ती से ही समझौता रहा है। लेकिन भाजपा को उस बात की कोई परवाह नहीं है और ना कोई बात उसके ऊपर उस तरह से चिपकती है। एक आजकल तो थोड़ा सूत्रों के हवाले से एक खबर चलने का ही दौर है। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर यह छपी है कि जो संसद का अगला सत्र होने वाला है, उसमें कर्मचारियों, वो नए संसद भवन में होगा, कर्मचारियों के लिए भी नया ड्रेस कोड बन गया है और उस ड्रेस कोड की एक विशेषता ये है कि उनके ऊपर कमल का फूल बना होगा, पिंक साड़ी रहेगी, खाकी उनका कपड़े का रंग रहेगा। तो खास तौर पे कमल के फूल को लेकर काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है। तो क्या एक तरीके से हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मोदी सरकार हर एक चीज़ को अपने रंग में रंगने के लिए आतुर है? नहीं, कमल का फूल जो है वो आप देखिए, वो G20 का भी लोगो है। और ये G20 का लोगो कोई नरेंद्र मोदी या किसी भारत के डिजाइनर ने नहीं बनाया है। ये तो शायद सऊदी अरेबिया या किसी देश के डिजाइनर ने बनाया, उसका नाम भी अखबार में छपा था। और ये G20 के सचिवालय ने बनाया है। तो लोटस जो है ना, वो G20 का भी लोगो है। चूंकि भारत ने अभी इतने सफलतापूर्वक G20 का अधिवेशन किया है, तो उस बहाने वो लोगो संसद के उन पर लगवा रहे होंगे। तो अगर जब इस पर आपत्तियां की जाएंगी तो वो कहेंगे इसका भाजपा से क्या मतलब है, तो G20 का लोगो है और भारत G20 का सदस्य है और अभी तक भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और एक और चीज़ चल रही है आजकल, जैसे कि बार-बार ये आ रहा है कि संसद में क्या होने वाला है। उसके साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये बेचैनी है कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को हथिया कर रखे। तो आज वीके सिंह ने बयान दिया कि हम जल्द ही कुछ ऐसा करेंगे कि स्वाभाविक रूप से जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हिंदुस्तान में मिल जाए। तो क्या ये संभावना जो है राजनीति की, वो इस तरफ भी जा सकती है कि उग्र राष्ट्रवाद? मेरा तो मानना यह है कि पिछले 2 साल से गाहे बगाए भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जगह जगह विभिन्न मुकामों पर ये वक्तव्य दे रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के एक नेता ने ये वक्तव्य मराठी में भाषण देते हुए कहा था और उनका पूरा भाषण आज तक के ऊपर प्रसारित भी हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्याज और अरहर की दाल की महंगाई रोकने के लिए नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई तो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भारत में वापस मिलाने के लिए बने हैं। तो ये बात बार बार भाजपा के लोगों द्वारा कही जा रही है और कम से कम पिछले 2 साल से जगह जगह सुनी जा रही है। अब इस बात को वास्तव में क्या यथार्थ के धरातल पर उतारा जाएगा? क्या चुनाव से ठीक पहले भारतीय सेनाएं जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ मार्च कर देंगी या वहां पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगा? वहां कुछ आतंकवादियों के अड्डे वड्डे तो रहते ही हैं।
तो किसी भी आतंकवादी अड्डे को चिन्हित करके उसके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिसके बारे में अभी हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वैसे ये सारी की सारी बातें कयासबाजी के दायरे में ही हैं। ये सब अटकलें हैं जो चुनाव के पहले और प्रबल हो जाती हैं। जिस महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्रिमंडल के महाराष्ट्र के सरस का मैंने जिक्र किया है, उनका भाषण तो शायद 1.5 साल पहले आया था या 1 साल पहले आया था। एक और बात यह है कि इस तरह की बातें पाकिस्तान के संदर्भ में कही जाती हैं, लेकिन चीन का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, उसका कोई व्यवस्थित जवाब नहीं आता है कि राहुल गांधी की जो समस्या है, इसमें बार-बार राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दा उठाते हैं वो ठीक है, उन्हें उठाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि समग्र विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाता? भाई अब सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन बाद ही चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। इस बात पे मैं सोशल मीडिया पे चर्चा कर चुका हूँ। और सुब्रमण्यम स्वामी तकनीकी रूप से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ना उन्हें निकाला है, ना उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया है। उनकी स्थिति वही है राज्यपाल सतपाल मलिक की। भाजपा के खिलाफ बयान देते रहते हैं, ना तो भाजपा उन्हें निकालती है, ना वो भाजपा से इस्तीफा देते हैं। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी ये बात कह रहे हैं तो विपक्ष अगर उस बात को नहीं उठा रहा है, इसका एक तो मतलब ये हो सकता है कि शायद इस बात में इतनी तथ्यात्मक दम नहीं है। ये केवल एक दावा है, एक सनसनीखेज दावा है, इसमें इतनी तथ्यात्मक दम नहीं है। दूसरे, राहुल गांधी और संयुक्त विपक्ष की जिम्मेदारी है कि कश्मीर के मुद्दे पर दो मुद्दों को रेखांकित करूंगा, कश्मीर के मुद्दे पर और अदानी के मुद्दे पर अपने वोटरों को शिक्षित करें। अभी उनके पास समय है। ये मामले पेचीदा है, ये मामले सीधे नहीं है। आप एक लाइन में अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन देश के बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को, मध्य वर्ग के शिक्षित, समझदार और राष्ट्र हित में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही केवल जिंदगी में ही नहीं लगे रहते हैं, जिन्हें देश की समस्याओं और बड़ी तस्वीर में भी दिलचस्पी है, केवल वही लोग इन मुद्दों को समझ पाएंगे जिनकी बड़ी तस्वीर में दिलचस्पी है। वही अदानी को कैसे अमीर बनाया गया और उससे मुल्क को क्या नुकसान हुआ। अगर अदानी को अमीर बनाने में मुल्क को नुकसान नहीं साबित आप कर सकते हैं तो आप फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी तरह चीन के सवाल पर ये साबित करना पड़ेगा विपक्ष को कि चीन ने भारत की इतनी जमीन हड़प ली है जो कि दिल्ली के 68% इलाके के बराबर है। तो ये सब बातें विपक्ष को सार्वजनिक जीवन में ले जाकर सिद्ध करनी पड़ेगी, इनके इर्द गिर्द प्रचार करना पड़ेगा। वो उनकी तरफ से ना योजना कोई दिखाई पड़ रही है, ना कोई ऐसी कोई समझ है, ना कोई ऐसी कोशिश। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि विपक्ष के अन्य दल खामोश रहते हैं? आपको क्या लगता है? एक तो आपने कहा कि मामले में दम नहीं है। अदानी के मसले में तो कारण साफ है, अदानी बहुत बड़े पूंजीपति हैं और जब विपक्ष की सरकारें होती हैं तो वहां भी उन लोगों को निवेश चाहिए होता है। अदानी उन सरकारों के पास जाते हैं, सरकारें उनके पास आती हैं, वो उनमें निवेश करते हैं। उन्होंने देखी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, तो वहां सब अदानी के साथ जुड़ी हुई है। तो अब अदानी का विरोध कैसे होगा? अदानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी सवालों को उठाते हैं, लेकिन फिर बात वहीं फुस होकर रह जाती है, वो बात ज्यादा बढ़ती नहीं है वहां पर। अब जहां चीन का सवाल है, चीन पे तो ऐसी कोई बाध्यता है नहीं, कोई भी सरकार फंसी हुई नहीं है चीन के सवाल पे। चीन के सवाल पे ही आप लोगों को शिक्षित कर दें। लोगों को पता चला कि पाकिस्तान के मुकाबले छाती पीटते रहते हैं ये लोग और चीन के मुकाबले किस तरह दुबके हुए हैं। लेकिन या तो इनके पास चीन के बारे में ठोस तथ्य नहीं है विपक्ष के पास, और अगर तथ्य नहीं है तो फिर अपनी बात कहते रहेंगे, कोई इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। सरकार उल्टा जवाब देती है भाजपा इनको कि ये भारतीय सेनाओं का अपमान कर रहे हैं। चीन के सवाल में जब ये बोलते हैं तो उनकी तरफ से ऐसे ट्वीट होते हैं और ऐसे बयान दिए जाते हैं, इसमें कहा जाता है कि ये भारतीय सेनाओं का अपमान कर रहे हैं। इनका विचार ये है कि भारतीय सेनाएं डोकलाम में चीनियों से पिट गई हैं या चीनियों के सामने पराजित हुई हैं। इस प्रकार का ये भारतीय सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, ये बात कहते हैं। तो अब कांग्रेस को वो तरीका निकालना पड़ेगा, विपक्ष को ये तरीका निकालना पड़ेगा कि इस तरह का जब उनके ऊपर हमला हो तो वो इस हमले से बचते हुए कैसे पलट कर हमला करें और भारतीय जनता पार्टी को लाजवाब कर दें इसके ऊपर।
भाई ये तो सब अखबारों में बड़े बड़े सुरक्षा विशेषज्ञों ने छाप रखा है। मैंने कई लेख इस बारे में पढ़े हैं कि चीन ने उस पूरे इलाके में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है और वो लगातार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता जा रहा है। उसी सबको देख के सुब्रमण्यम स्वामी ने ये नतीजा निकाला होगा कि भाई अब ऐसा समय आने वाला है कि चीन अब उस इलाके पे ही कब्जा कर लेगा। फिर वो अपने नक्शे में लगातार अरुणाचल प्रदेश को दिखाता है। तो ये सब बातें विपक्ष द्वारा पेश की जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि जनता के कम से कम कुछ हिस्से तो इसको समझें। जब कुछ लोगों की समझ में आ जाएगी तो वो दूसरों से ये बात कहेंगे, दूसरे तीसरों से ये बात कहेंगे, तीसरे चौथे से चौथों से ये बात कहेंगे। इस तरीके से इसकी माउथ पब्लिसिटी होगी। और अभी समय है आपके पास, 7-8 महीने हैं। अगर अभी चर्चा शुरू कर दें तो कुछ तो 10% वोट, 5% वोट, 7% वोट, 15% वोट, कुछ तो आप इस बात से प्रभावित होंगे। लेकिन क्या ऐसा जी जिसकी समझ में ये बात आ गई कि भारत सरकार ने चीन को भारतीय जमीन पे कब्जा करने से नहीं रोक पाया, उसके दिमाग में तो अब सवालिया निशान आ जाएगा। वो तो सरकार को वोट देने की अपनी जो प्राथमिकता है उस पर पुनर्विचार करने लगेगा। जरूरी नहीं कि सरकार के खिलाफ ही वोट दे दे, लेकिन पुनर्विचार तो करने लगेगा ना, एक संभावना खुलेगी ना उसकी। लेकिन अगर राष्ट्रीय मीडिया के संदर्भ में बात करें, राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में, तो क्या विपक्ष के लिए रास्ता अब काफी मुश्किल हो गया है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, गलत बात है। जैसे जिस दिन राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद से इतनी सारी घटनाएं घट गई देश में कि संसद का सत्र हो रहा है, देश का नाम बदला जा रहा है, तो भाई देखिए मसला पीछे हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती रहेगी। वो तो लगातार नए नए इवेंट करेगी, नए नए काम करेगी, वो थोड़ी ना चुपचाप बैठी रहेगी। ये तो अति सक्रिय सरकार है ना, ये वैसे कांग्रेस जैसी सरकार नहीं है। वो तो अपना काम करती रहेगी। विपक्ष को भी लगातार अपना काम करते रहना चाहिए। विपक्ष में इतनी फुर्ती और तत्परता क्यों नहीं है? सवाल इस बात का है, विपक्ष ऐसे मुद्दों पर भी जो सरकार को शर्मसार कर सकते हैं, दिक्कत में डाल सकते हैं, उन सवालों को भी क्यों नहीं उठा? ऐसे सवाल 100-200 तो नहीं है ना, ऐसे सवाल 2 ही 3 तो हैं। अब जो सोनिया गांधी ने 9 मुद्दे गिनाए हैं, उनमें अदानी का मुद्दा भी है, उनमें चीन का मुद्दा भी शामिल है। तो उन्होंने मुद्दों को चिन्हित तो कर ही लिया है। अब इनमें से उनको तय करना पड़ेगा कौन से मुद्दे जो हैं वो सबसे ज्यादा लोगों की मानसिकता को स्पर्श करेंगे, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा नाजुक साबित होंगे सत्तारूढ़ दल के लिए। तो उन्हें उन मुद्दों के इर्द गिर्द कुछ करना चाहिए ना। एक आखिरी सवाल जो हमारे यहाँ दल बदल की पूरी स्थिति चल रही है उससे जुड़ा हुआ मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर उस हिसाब से देखें तो कई सारे सांसद हैं जो कि दल बदल अधिनियम के हिसाब से भी गैर कानूनी हैं। जी। उसी तरीके से महाराष्ट्र की पूरी सरकार गैर कानूनी लगती है दल बदल नियम के हिसाब से, क्योंकि ना तो शिंदे के मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, फैसला नहीं आया है, और अजित पवार के मामले पर भी तो साफ दिखता है कि उनके पास उतनी संख्या नहीं थी। तो क्या आपको ये लगता है कि अगर सत्तारूढ़ दल के पास एक शक्ति है यानी कि केंद्र में, तो वो इन सब चीजों को बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं? सत्तारूढ़ दल तो इन ऐसे मसलों को जिनमें उन्हें नुकसान हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश करेगा। और इस मामले में उसके पास तरह तरह की युक्तियां हैं, तमाम तरह की तिकड़में हैं, हथकंडे हैं, वो उनका इस्तेमाल करेगा। अदालत का सहारा लेकर विपक्ष इन मुद्दों को तेजी के साथ आगे प्रोसेस कर सकता है। मतलब ये है कि हम लोग सत्तारूढ़ दल की आलोचना कर रहे हैं कि वो गलत काम कर रहा है, चलिए मान लीजिए गलत काम कर रहा है। सवाल ये विपक्ष सही काम क्यों नहीं कर रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मैं इसको बार बार कहता हूं कि आपने केवल एक गठजोड़ बना लिया, आप सब मिलकर तस्वीर खिंचा लेते हैं और उसमें आप अपनी एकता की अभी तक आपने रक्षा कर पाई, अच्छी बात है, ये लोकतंत्र के लिए भी शुभ है। लेकिन इसके अलावा और आप क्या कर रहे हैं, ये कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। आने वाले दिनों में और सारे जो राजनीतिक घटनाक्रम होंगे उसके बारे में हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं फिर से आप सब लोगों से कहूँगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम रोज़ देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते हैं। आज के कार्यक्रम को वहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।